हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है टारगेटपुर में। हम लोग जेसीसी सीजीएल में जो पेपर 3 है, पेपर 3 में जीके से 30 क्वेश्चन है। तो हम लोग एक सीरीज शुरू किए थे जिसमें से पार्ट 1 में हम लोग 30 क्वेश्चन देखे थे। यदि आप लोग नहीं देखे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग उस वीडियो को जरूर देख लें। आज पार्ट 2 है, इसमें भी हम लोग 30 क्वेश्चन देखेंगे। और यदि आप लोग इस चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करना नहीं भूलें। टारगेटपुर एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किए तो जरूर डाउनलोड कर लें, प्ले स्टोर में सर्च करें टारगेटपुर। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टारगेटपुर एप्लीकेशन में जेसीसी सीजीएल खोरठा भाषा का टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, चैप्टर वाइज टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट। इसके अलावा जेसीसी सीजीएल के लिए स्पेशल झारखंड जीके का भी टेस्ट उसमें उपलब्ध है। बहुत ही कम फी में आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, उस व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द बॉय हु रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन के लेखक कौन है? तो देखिए, द बॉय हु रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन के लेखक राजेश तलवार है। याद रखना है, कौन है? राजेश तलवार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती के अवसर पर राजेश तलवार द्वारा लिखित द बॉय हु रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन ए प्ले फॉर चिल्ड्रेन ऑन ह्यूमन राइट्स नामक नई पुस्तक लिखी गई, जो बाबा साहेब के बचपन की अपनी यादों पर एक तथ्य आधारित नाटक है। यानी कि ये जो बुक आप लोग देख रहे हैं, बुक का नाम थोड़ा लॉन्ग है, द बॉय हु रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन ए प्ले फॉर चिल्ड्रेन ऑन ह्यूमन राइट्स। ये जो पुस्तक है बाबा साहेब के बचपन पर आधारित एक नाटक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत का कितना स्थान रहा? तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, याद रखना है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का जो रैंक है 40 है, 40वां स्थान है कुल 132 देशों में। कुल 132 देशों में भारत का रैंक 40वां है और पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड रहा। इसके अलावा आप लोग याद रखिएगा, मानव विकास सूचकांक में भारत का रैंक कितना है? 132 है, मानव विकास सूचकांक। ज़्यादातर क्वेश्चन यही पूछा जाता है। इसके अलावा ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का रैंक 107 है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का रैंक 135 है। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का जो रैंक है 150 है। कितना है? भारत का रैंक 150 है। अगला देखिए, हाल ही में देश के दूसरे सीडीएस कौन बने? सीडीएस यानी कि तीनों सेना का प्रमुख होता है। जो पहले सीडीएस थे, याद रखिएगा, बिपिन रावत। कौन थे? बिपिन रावत, जो हाल ही में एक्सीडेंट, एक विमान दुर्घटना में इनका मृत्यु हो गया था। तो बिपिन रावत। और देश के दूसरे सीडीएस कौन है? अनिल चौहान। सीडीएस का फुल फॉर्म याद रखिएगा, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। अगला हम लोग देखते हैं, देखिए हाल ही में यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा एंजेलो मार्केल को। और एंजेलो मार्केल कौन है? जर्मनी की पूर्व चांसलर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नरेंद्र मोदी भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री, जो बाइडेन अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति और शहबाज शरीफ पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। अगला देखिए, हाल ही में खेले गए विंबलडन 2022 में पुरुष वर्ग में विजेता कौन बने? तो विंबलडन 2022 में पुरुष वर्ग में जो विजेता बना है नोवाक जोकोविच। कौन है? नोवाक जोकोविच, जो सर्बिया का खिलाड़ी। क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया जेसीसी में, नोवाक जोकोविच कहाँ का खिलाड़ी? सर्बिया का। राफेल नडाल कहाँ का है? तो याद रखिएगा, स्पेन का। राफेल नडाल कहाँ का है? स्पेन। स्पेन का राजधानी मैड्रिड। और महिला वर्ग में हम लोग बात करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा ई रिबिकिना। क्या हो जाएगा? ई रिबिकिना, जो काजिकिस्तान की है। अगला हम लोग देखते हैं, देखिए अगला है, हाल ही में भारत और किस देश ने कोनो राष्ट्रीय उद्यान में चीता लाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो कोनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? यदि आप लोग को पता है तो कमेंट में जरूर कमेंट करें। तो ये देखिए, कोनो राष्ट्रीय उद्यान में चीता लाने के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो इसका आंसर है नामीबिया। क्या हो जाएगा? नामीबिया। और यहाँ से कितना चीता लाया गया? 8 चीता लाया गया। अगला देखिए, हाल ही में द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति पद के लिए शपथ ली, इनका कर्म संख्या कितना है? तो कर्म संख्या याद रखना कितना है? राष्ट्रपति के रूप में 15वां है। तो कुछ फैक्ट हम लोग देख लेते हैं द्रौपदी मुर्मू से। देखिए, द्रौपदी मुर्मू का जो संबंध है उड़ीसा के मयूरभंज जिले से, याद रखना है, उड़ीसा के मयूरभंज जिले से। जन्म याद रखना है 20 जून 1958, बेदापोसी गांव, मयूरभंज में एक गांव है बेदापोसी। पिता का नाम बिरंची नारायण टुडू,
पति का नाम श्याम चरण मुर्मू। झारखंड की 9वीं राज्यपाल बनी थी। 18 मई 2015 से 12 जुलाई 2021 तक इनका कार्यकाल था। साथ ही भारत के किसी भी राज्य की पहली आदिवासी महिला राज्यपाल भी बनी थी। कौन? द्रौपदी मुर्मू। राज्यपाल के रूप में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह ने शपथ दिलाया था। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में नीति आयोग का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो नीति आयोग का जो सीईओ नियुक्त किया गया परमेश्वरन अय्यर। याद रखना है किसे नियुक्त किया गया? परमेश्वरन अय्यर। कुछ फैक्ट को देख लेते हैं नीति आयोग से। तो सबसे पहले पूछ लिया जाता है कि नीति का फुल फॉर्म यानी कि NITI का फुल फॉर्म, तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। कई एग्जाम में पूछा गया। 1 जनवरी 2015 से लागू हुआ है। अध्यक्ष देखिए नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं। साथ ही वर्तमान में जो उपाध्यक्ष है सुमन बेरी। याद रखिएगा एग्जाम में पूछा जा सकता है। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष सुमन बेरी है। पहले उपाध्यक्ष, तो पहला उपाध्यक्ष याद रखना है अरविंद पनगड़िया। यहाँ से भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया कि नीति आयोग का पहला उपाध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया। और पहला सीईओ की बात करें तो अमिताभ कांत। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया। वर्तमान में सीईओ कौन है? परमेश्वरन अय्यर है। अगला देखिए, हाल ही में भारत का कौन सा बाघ अभ्यारण्य 52वें बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित हुआ? तो भारत का जो 52वां बाघ अभ्यारण्य बना है रामगढ़ विषधारी बाघ अभ्यारण्य। कौन है? रामगढ़ विषधारी बाघ अभ्यारण्य कहाँ है? राजस्थान में है। सरिस्का देखिए ये भी राजस्थान में। मुगदरा हिल्स ये भी राजस्थान में। रणथंभौर बाघ अभ्यारण्य ये भी राजस्थान में है। अगला हम लोग देखते हैं 10 में। हाल ही में किस भारतीय उपन्यास ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 जीता? तो भारतीय उपन्यास है तो क्वेश्चन आने की संभावना प्रबल है। याद रखना है इसका आंसर हो जाएगा टॉम ऑफ सेंड। क्या हो जाएगा? टॉम ऑफ सेंड। और इसके लेखिका कौन है? गीतांजलि श्री। और मैन बुकर पुरस्कार मिला है 2022 में। तो VVI क्वेश्चन बन जाता है। आगे हम लोग देखते हैं 11 नंबर में। देखिए शरद विषुव की स्थिति कब होती है? तो शरद विषुव की स्थिति कब होती है? सबसे पहले समझिए कि शरद विषुव होता है क्या। जब सूर्य की किरण विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ी। जब सूर्य की किरण विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ी तो इस स्थिति में क्या होता है कि दिन और रात जो है बराबर होता है। दिन और रात क्या होता है? बराबर होता है। इसी को हम लोग विषुव कहते हैं। और वर्ष में 2 बार होता है। कब कब? याद रखना 11 मार्च को और 23 सितंबर को। 11 मार्च को जो होता है बसंत विषुव कहते हैं और 23 सितंबर को जो होता है इसे शरद विषुव कहते हैं। याद रखिए क्या कहते हैं? शरद। देखिए अगला है, भारतीय मानक समय रेखा निम्न में किस राज्य से होकर गुजरती है? तो यहाँ पर देखिए भारतीय मानक समय रेखा कुल 5 राज्यों से गुजरती है। जितना भी प्रदेश वाला राज्य है जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, इसके अलावा ओडिशा और एक और राज्य है छत्तीसगढ़। तो इन 5 राज्यों से ये मानक समय रेखा होकर गुजरती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ओडिशा। क्या हो जाएगा? ओडिशा से गुजरती है। 13 देखिए, अगला देखिए, भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। जल्दबाजी यदि कीजिएगा तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग इंदिरा पॉइंट मार के आ जाइएगा, लेकिन गलत हो जाएगा। यहाँ पूछा गया कि भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम मुख्य भूमिका पूछा गया, यानी कि जो आप लोग इंदिरा पॉइंट मार रहे हैं अंडमान निकोबार में जो यहाँ पर है ये मुख्य भूमिका नहीं है। मुख्य भूमिका यानी कि जो लैंड वाला भाग है, भूमि वाला भाग है, इसका सबसे दक्षिणतम बिंदु। तो इसका आंसर हो जाएगा कैप कोमोरिन। क्या हो जाएगा? कैप कोमोरिन, जो तमिलनाडु कन्याकुमारी में है। और इंदिरा पॉइंट तो इसे एक और नाम से हम लोग जानते हैं पिगमेलियन पॉइंट। ये जो है अंडमान निकोबार में है। अंडमान निकोबार में एक द्वीप समूह है ग्रेट निकोबार, यहीं पर है। तो यहाँ पर पूछा गया कि मुख्य भूमिका, तो इसका आंसर हो जाएगा कैप कोमोरिन। और यदि पूछे कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन है, तो सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, जिसे हम लोग पिगमेलियन पॉइंट भी कहते हैं। देखिए अगला, निम्न में किस देश के साथ पश्चिम बंगाल का सीमा नहीं लगती? पश्चिम बंगाल जो राज्य है उसका सीमा नहीं लगती। तो भूटान के साथ लगता है, नेपाल के साथ और बांग्लादेश के साथ। म्यांमार के साथ नहीं लगता। आप लोग मैप देख सकते हैं, म्यांमार के साथ सीमा नहीं है। अगला देखिए, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है? तो भारत का मैग्ना कार्टा भाग 3 को कहा गया। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार है। याद रखिएगा भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार है। और किसी भी व्यक्ति का मौलिक अधिकार का हनन होता है तो संविधान में अधिकार दिया गया अनुच्छेद 32 के तहत वो व्यक्ति डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। लेकिन अन्य किसी भी प्रकार का अधिकार का हनन होता है तो अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। संसदीय प्रणाली में शून्यकाल किस देश की देन है?
तो ये जो शून्यकाल है, शून्यकाल भारत के संविधान में ऐसा कोई वर्ड नहीं, भारत का मीडिया के द्वारा शून्यकाल वर्ड दिया गया है और ये जो देन है भारत का ही है। किसका है? भारत का ही है। और 1962 से, याद रखिएगा 1962 से शून्यकाल शुरू हुआ। और शून्यकाल में देखिए, एक होता है प्रश्नकाल, एक होता है शून्यकाल। प्रश्नकाल में यदि आपको क्वेश्चन पूछना है तो 10 दिन पूर्व जो महासचिव है संसद में, उसे इसकी सूचना देना पड़ता है। लेकिन शून्यकाल में बिना सूचना दिए हुए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 17 में। अलाई दरवाजा अथवा कुश के शिकार का निर्माण किस शासक ने किया? तो अलाई दरवाजा बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। और जो खिलजी वंश है, खिलजी वंश में जो सबसे प्रसिद्ध शासक है अलाउद्दीन खिलजी, इसी से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि खिलजी वंश से क्वेश्चन रहा तो अलाउद्दीन खिलजी से ही क्वेश्चन बनता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होता है क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी। साथ ही सीरी का नगर, याद रखिएगा एक क्वेश्चन पूछा जाता है, सीरी का नगर किसने निर्माण कराया? या तो जम्मत खां मस्जिद, या तो सेकंड सिकंदर किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी ही हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन अवध का अंतिम नवाब था? तो इसका आंसर हो जाएगा वाजिद अली शाह। अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह। और अवध राज्य का संस्थापक, यानी कि इस स्थापना किसने किया? तो सादत खां, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग अगला देखिए, पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो पूर्ण स्वाधीनता का जो प्रस्ताव है, कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, इसमें प्रस्तावित किया गया था। और इस अधिवेशन का अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला देखिए, पंचायती राज व्यवस्था में निम्न में कौन सी समिति का संबंध नहीं है? तो यहाँ पर सबसे अंतिम में देखिए बलवंत राय मेहता, BR मेहता समिति, इन्होंने 3 स्तर पर सुझाव दिया था पंचायत को गठन करने के लिए। अगला देखिए, अशोक मेहता समिति, इन्होंने 2 स्तर पर सुझाव दिया था पंचायत को गठन करने के लिए। अगला देखिए, डॉक्टर LM सिंघवी समिति, इसका भी संबंध पंचायती राज व्यवस्था से है। लेकिन ये जो है VKRV राव समिति, इसका संबंध नहीं है। इसके स्थान पर याद रखिएगा डॉक्टर PVK राव समिति, जिन्होंने 4 स्तर पर सुझाव दिया था। अगला देखिए, ईरान की मुद्रा। तो ईरान की मुद्रा यहाँ पर हो जाएगा रियाल। ईरान यानी कि तेहरान, राजधानी क्या है? तेहरान। और ईरान का जो मुद्रा है रियाल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। निम्न में किस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्षय व अपरदन से होता है? तो बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से कौन सा मिट्टी का निर्माण होता है? काली मिट्टी। काली मिट्टी में सर्वाधिक कौन सा फसल होता है? तो कपास का, याद रखिएगा सर्वाधिक कपास का फसल होता है। यदि झारखंड में बात करें तो काली मिट्टी में चने की खेती होती है। राजमहल के क्षेत्र में, याद रखिएगा, काली मिट्टी में चने की खेती होती है। लेकिन देश भर में बात करें तो कपास का ज़्यादातर इसमें उगाया जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग अगला देखिए, सेशेल्स की राजधानी विक्टोरिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विक्टोरिया। ये जो ब्रुसेल्स है, ब्रुसेल्स किसका राजधानी? तो याद रखिएगा बेल्जियम का है। किसका है? बेल्जियम का है। और वियना देखिए, वियना ओपेक का मुख्यालय भी है और ऑस्ट्रिया का राजधानी है। ब्यूनस आयर्स ये अर्जेंटीना का राजधानी है। अगला देखिए, 71वां संविधान संशोधन के तहत किन भाषाओं को संविधान में जोड़ा गया था? तो 71वां संविधान संशोधन के तहत संविधान में नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी को जोड़ा गया था 1992 ईस्वी में। लेकिन आप लोग ये देख सकते हैं कि संथाली, मैथिली, डोगरी और बोडो, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये कब जोड़ा गया था? तो 2003 में 92वां संविधान संशोधन के तहत। अगला देखिए, कौन सी लिपि भारत की अधिकांश लिपियों की जननी है? तो लिपि से क्वेश्चन फिक्स रहेगा, आप लोग याद रखिएगा। भाषा और लिपि, यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। तो भारत में अधिकांश लिपियों की जननी ब्राह्मी लिपि, याद रखिएगा ब्राह्मी लिपि, जो बाएं से दाएं, ब से ब्राह्मी और ब से बाएं से दाएं लिखा जाता है। और अशोक के शिलालेखों में भी इसका प्रयोग हुआ है। देश में राष्ट्रीय आय की गणना कौन सा निकाय करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय राष्ट्रीय आय की गणना करती है। अगला देखिए, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग वर्ष में कितनी बार न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करती है? तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग वर्ष में 2 बार न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करती है, और खरीफ फसल और रबी दोनों के लिए, याद रखिएगा रबी और खरीफ दोनों के लिए। अगला हम लोग देखते हैं 29 नंबर, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों को बढ़ाने की शक्ति किसके पास होती है? तो उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश कितने होंगे? ये जो पावर होता है संसद के पास होता है, याद रखिएगा किसके पास? संसद के पास।
अगला देखिए आज का अंतिम प्रश्न है, और अभी तक आप लोग वीडियो में बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करना नहीं भूलें। टेलीग्राम में ऐड नहीं तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप लोग टेलीग्राम में अवश्य ऐड हो जाए। भारत में अधिकतम किस प्रकार का वन पाया जाता है? तो भारत में जो वन पाया जाता है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, आप लोग याद रखिएगा। भारत में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाया जाता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।